हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 को इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे और देखेंगे इसमें क्या जो है एडवोकेट के लिए प्रोटेक्शन बिल आया हुआ है। और साथ में इसके पहले मैंने एक और वीडियो इसके ऊपर बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसमें कितने मेंबर्स का गठन किया गया था और किन्हें जो है ये बिल बनाने के लिए कहा गया था, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी था मैंने उसमें आपको बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, और या फिर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2021 में जो आया हुआ है, डेट मीन्स एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021। इसको आज हम हिंदी में देखने वाले हैं और समझेंगे इसमें क्या अधिवक्ता के लिए जो बिल में लिखा गया है और क्या आपको प्रोटेक्शन मिलेगा इस बिल के तहत में। और साथ में आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आगे के जो भी वीडियो आएंगे वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2021 वस्तुओं और कारणों का विवरण हम पहले देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, आपराधिक बल, डराने धमकाने और धमकियों की हालिया घटनाएं खतरनाक ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। इसके परिणाम स्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति और अधिवक्ताओं द्वारा अपने ग्राहकों को पेशेवर सेवाएं प्रदान करने में कमियों के अलावा अधिवक्ताओं के मन में भय की गहरी भावना पैदा हुई है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, अधिवक्ताओं को उक्त हमलों, आपराधिक बल, धमकी और धमकियों से बचाने के लिए अधिवक्ताओं को उनके पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनकी रक्षा करने के लिए एक कानून बनाना आवश्यक है, जैसा कि कानून के तहत विचार किया गया है। थर्ड पॉइंट है, यह अपराधिक की रोकथाम और अपराधियों के उपचार पर 8 संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस के अनुरूप हवाना, क्यूबा, अगस्त से सितंबर तक, जिसमें भारत एक भागीदार था, जहां उसने वकीलों की भूमिका पर बुनियादी सिद्धांतों का अपनाया है। घोषणा के खंड 16 से 18 में वकील के कामकाज के लिए गारंटियां जो इस प्रकार है। खंड 16, सरकार वकीलों को सुनिश्चित करेगी या कि वे अपनी सभी व्यावसायिक सेवाओं कार्यों को बिना किसी धमकी, बाधा, उत्पीड़न या अनुचित हस्तक्षेप के करने में सक्षम हैं। वे यात्रा करने और अपने ग्राहकों के साथ अपने देश और विदेश में स्वतंत्र रूप से परामर्श करने में सक्षम हैं तथा उन्हें मान्यता प्राप्त पेशेवर कर्तव्य मानकों और नैतिकता के अनुसार की गई किसी भी कार्रवाई के लिए अभियोजन या प्रशासनिक, आर्थिक या अन्य प्रतिबंधों से पीड़ित या धमकी नहीं दी जाएगी। खंड 17 में है, केवल वकीलों की सुरक्षा को उनके कर्तव्य का निर्वहन करने के परिणाम स्वरूप खतरा है, उन्हें अधिकारियों द्वारा पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो 4 पॉइंट है, हरिशंकर रस्तोगी बनाम एएस के मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय गिरिधर शर्मा 1978 2 SCC 165 ने देखा है कि वास्तव में बार न्यायालय 165 ने देखा है कि वास्तव में बार न्यायालय प्रणाली एक विस्तार है, एक वकील अदालत का एक अधिकारी है, वह एक विशेषता का मास्टर है, लेकिन उससे अधिक अदालत के प्रति जवाबदेह है और एक उच्च पेशेवर नैतिकता द्वारा शासित न्यायिक प्रक्रिया की सफलता अक्सर कानूनी पैसे की सेवाओं पर निर्भर करती है। पॉइंट 5 है, एक और मुद्दा जो प्रतीत होता है वह यह है कि अधिवक्ता अपने पेशेवर कर्तव्यों को उचित निर्वहन में प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा दुर्भावनापूर्ण और तुच्छ अभियोजन के खतरे का भी सामना करते हैं, जिसका उद्देश्य हस्तक्षेप करना भी है। अपने कर्तव्यों का पालन करना, बदले में न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करना। 6 पॉइंट है, अधिवक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली एक और बाधा उनके द्वारा बंदियों या गिरफ्तार या कैद व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने से उत्पन्न होती है। कई मामलों में यह देखा गया है कि कथित अपराध का पता लगाने को आसान बनाने के लिए अधिवक्ताओं से विशेषाधिकार प्राप्त संचार के बारे में पूछताछ की जाती है। हालांकि यह कानूनी पेशे के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इस पवित्रता का उल्लंघन करता है, जिससे कानून अधिवक्ताओं को ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त संचार या सामग्री के संबंध में बनाए रखने का आदेश देता है।
इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देखा गया है न्यायाधीशों और वकीलों की स्वतंत्रता का संकल्प, जिसमें इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वकीलों के ग्राहकों के साथ संचार में गोपनीयता का सिद्धांत उल्लंघन किया गया है और उन्हें अपने ग्राहकों और दस्तावेजों तक मुफ्त पहुंच से वंचित कर दिया गया है, यह निम्न अनुसार तय किया गया था। सभी राज्यों से मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और बचाव करने वाले वकीलों की स्वतंत्रता की गारंटी देने का आह्वान किया गया है। मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान करें और उनके अनुसार अपने कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करें, जिसमें प्रभावी विधायी कानून प्रवर्तन और अन्य उचित उपाय शामिल हैं। उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप, उत्पीड़न, धमकियों या किसी भी प्रकार की धमकी के अपने पेशेवर कार्य को करने में सक्षम बनाएगा। पॉइंट 7 है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि अधिवक्ता न्याय के प्रशासन और कानून के शासन के अंतिम कारण के लिए बिना किसी डर या बाहरी प्रभाव के पेशेवर सेवाएं प्रदान कर सके। ये जो पॉइंट था 7, जो विवरण था कारण उससे रिलेटेड। अब इससे हम देखते हैं जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 आया हुआ है, डेट मीन्स अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2021। इसमें पहला जो सेक्शन है संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ है इसके बारे में। इसमें फर्स्ट क्लॉज में है इस विधेयक जो अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2021 कहा जा सकता है। सेकेंड क्लॉज है यह पूरे भारत में फैला हुआ है, और थर्ड क्लॉज है यह उस तारीख को लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। सेकेंड सेक्शन 2 है परिभाषाएं। अब परिभाषाएं देख लेते हैं। क्लॉज 1 है इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। क्लॉज 1 का सब सेक्शन है हिंसा का कार्य किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी मुकदमे में निष्पक्ष और निडर आचरण की प्रक्रिया को पूर्वाग्रह या पटरी से उतारने के इरादे से किसी वकील के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को संदर्भित करता है, जिसमें ऐसा वकील है उपरोक्त में से किसी भी मंच के समक्ष कार्रवाई के परिणाम के प्रति प्रतिशोध के कार्य में संलग्न या कार्य करता है, और इसमें निम्नलिखित शामिल है। पहला क्लोज है ऐसे अधिवक्ताओं के रहने या काम करने की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पीड़न, जबरदस्ती, हमला, आपराधिक बल या धमकी और उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना। सेकेंड क्लॉज है नुकसान, चोट या तो गंभीर या साधारण या ऐसे अधिवक्ताओं के जीवन के लिए खतरा या तो न्यायालयों के परिसर के भीतर या अन्यथा। थर्ड क्लॉज है किसी भी तरह से किसी अधिवक्ता द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त संचार या सामग्री को प्रकट करने या भाग लेने के लिए मजबूर करना, जिसे कानून के तहत ऐसे अधिवक्ताओं को विश्वास में रखना है। फोर्थ क्लॉज है किसी अधिवक्ता का किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किसी मुवक्किल की ओर से कार्य करने, याचना करने या पेश होने के लिए अपनी वकालत या उपस्थिति को वापस लेने के लिए किसी भी तरह का दबाव। फिफ्थ क्लॉज है किसी भी संपत्ति या दस्तावेज या सामग्री को नुकसान या क्षति जो ऐसे वकील कानून के तहत रखने के लिए बाध्य है। सिक्स क्लॉज है न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्रवाई के दौरान अपमानजनक भाषा का प्रयोग। तो ये टोटल जो क्लॉज डेट मीन्स सेक्शन 2 धारा 2 में ये परिभाषाएं लिखा गया है, और इसके अंतर्गत हमें देखना है नेक्स्ट ये क्लॉज बी है, डेट मीन्स सेक्शन 2 का क्लॉज बी अधिवक्ता का वही अर्थ होगा जो धारा के तहत प्रदान किया गया है। धारा 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए अधिवक्ता अधिनियम 1961। इस अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का लेकिन विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिवक्ता अधिनियम 1961, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस सत्यापन नियम 2015 और भारतीय दंड संहिता में दिया गया है। अब धारा 3 देख लेते हैं, सेक्शन 3 अपराधों के लिए दंड। अब हम देखेंगे कि क्या दंड मिलेगा अगर किसी भी तरह का दबाव या फिर बलपूर्वक उन्हें किसी भी अधिवक्ता को खतरा होता है। तो यहाँ पर 1 क्लॉज में है जो कोई किसी अधिवक्ता के विरुद्ध उपधारा 2 के अंतर्गत आने वाली गंभीर चोट को छोड़कर
हिंसा के कार्य को करने के लिए उकसाता है या करता है वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी, लेकिन तक जिसे 5 तक बढ़ाया जा सकता है, साल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ। क्लॉज 2 है, जो कोई इस अधिनियम के तहत पहले से ही किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है, वह दूसरे या बाद के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, वह कारावास से दंडनीय होगा, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना जो नहीं होगा 2 लाख रुपए से कम। धारा 4 है, यानी सेक्शन 4 है, नुकसान भरपाई। इसके अंतर्गत क्लॉज 1 में है, धारा 3 के तहत अपराध के लिए प्रदान की गई सज़ा के अलावा इस प्रकार दोषी व्यक्ति को मुआवजे के रूप में भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो कि किसी भी वकील के खिलाफ हिंसा के किसी भी कार्य के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। क्लॉज 2 है, इसके तहत धारा 6 के तहत अपराध के कंपाउंडिंग के बावजूद किसी भी संपत्ति को नुकसान या नुकसान के मामले में दे मुआवजा क्षतिग्रस्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य या नुकसान के कारण दोगुना होगा, जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। क्लॉज 3 है, उपधारा और के तहत दिए गए मुआवजे का भुगतान करने में विफलता पर ऐसी राशि राजस्व वसूली अधिनियम के तहत भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। अब सेक्शन 5 देखते हैं। धारा 5, अपराध की प्रकृति और न्यायालयों की अधिकार क्षेत्र क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्लॉज 1 धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। क्लॉज 2 धारा 3 के तहत दर्ज किसी भी मामले की जांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का ना हो। क्लॉज 3 धारा 3 के तहत मामले की जांच प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। क्लॉज 4 जिला और सत्र न्यायाधीश से कम कोई भी अदालत धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध की कोशिश नहीं करेगी। क्लॉज 5 धारा 3 के अधीन किसी मामले के प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी, और विशेष रूप से जब गवाह की परीक्षा एक बार शुरू हो गई है तो उसे दिन प्रतिदिन तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उपस्थित सभी गवाह जांच की गई है, जब तक कि न्यायालय को अगले दिन से आगे के स्थगन को कारणों को दर्ज करने के लिए आवश्यक नहीं लगता है, और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि जांच या परीक्षण 1 वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त हो गया है, बशर्ते कि जहां उक्त अवधि के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं होता है, न्यायाधीश ऐसा ना करने के कारणों को दर्ज करेगा, बशर्ते कि उक्त अवधि को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, लेकिन 6 महीने से अधिक नहीं, ऐसे और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन 6 है, धारा 6 अपराधों का संयोजन। जहां किसी व्यक्ति पर धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक मुकदमा चलाया जाता है, ऐसे अपराध को न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा कंपाउंड किया जा सकता है जिसके खिलाफ हिंसा का ऐसा कार्य किया गया है। सेक्शन 7 है, पुलिस सुरक्षा। क्लॉज 1 है, किसी भी अधिवक्ता जो हिंसा के कृत्य का शिकार होने की धमकी के तहत है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन करने पर, जिसके भीतर वह कानून का अभ्यास करने के लिए पंजीकृत है, अदालत द्वारा उपयुक्त अवधि के लिए पुलिस सुरक्षा का हकदार होगा। क्लॉज 2 प्रत्येक उच्च न्यायालय धारा के तहत आदेश पारित करने से पहले। सेक्शन 7 क्लॉज 1 ऐसे अधिवक्ता के व्यक्तिगत पूर्व विरुद्ध की जांच करना जिसमें उसका आपराधिक रिकॉर्ड और ऐसे कोई अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है जिसकी आवश्यकता ऐसे अधिवक्ता के चरित्र और आचरण और उसके तहत दायर आवेदन की प्रामाणिकता से संतुष्ट करने के लिए है। सेक्शन 7 क्लॉज 1 के अंतर्गत। क्लॉज 3 है, जहां कहीं भी अधिवक्ता को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है, पुलिस अधीक्षक ऐसे सुरक्षा को वापस लेने, कम करने या बंद करने का निर्णय लेने से पहले मामले को जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार को या एक वकील के मामले में सामान्य रूप से मुकदमा चलाने के मामले में संदर्भित करेगा। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को उनकी सहमति के लिए। क्लॉज 4 है, पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिवक्ता को प्रदान की गई सुरक्षा को वापस लेने,
कम करने या बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कि इस संबंध में अधिवक्ता को पहले 1 सप्ताह का नोटिस नहीं दिया जाता है। सेक्शन 8 है, अधिवक्ता को संस्था का अधिकारी समझा जाता है। पुलिस सहित न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष पक्षकार के लिए याचना करने वाले अधिवक्ता को ऐसी संस्था का अधिकारी माना जाएगा और ऐसी संस्था के अन्य अधिकारियों के लिए उपलब्ध समान व्यवहार का विस्तार किया जाएगा। सेक्शन 9 है, अधिवक्ताओं द्वारा कर्तव्यों को उचित संचालन में कार्रवाई का संरक्षण। तत्समय परिवर्ती किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होते हुए भी किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध ऐसे किसी भी बात के लिए कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती जो इस तरह के कर्तव्य के उचित संचालन में सद्भावनापूर्वक की गई हो या करने का इरादा हो। इसी अधिनियम और किसी भी नियम के प्रावधानों के अनुसरण में अधिवक्ता आदेश, अधिसूचना या किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्देश के तहत जो अधिवक्ताओं को निर्देश देने के लिए सशक्त है। सेक्शन 10 धारा 10 में क्या है? अधिवक्ताओं का दुर्भावनापूर्ण अभियोजन। क्लॉज 1 में इसमें दिया हुआ है, जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिवक्ता के खिलाफ स्थापित कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई अदालत द्वारा ऐसे कार्रवाई की सुनवाई प्रकृति में कष्टप्रद होने के लिए या किसी मुकदमेबाजी के निष्पक्ष और निडर आचरण की प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित पाई जाती है। किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण का या प्राधिकरण में के समक्ष जिसमें ऐसा अधिवक्ता शामिल है या उपरोक्त किसी भी मंच के समक्ष कार्रवाई के परिणाम के प्रति प्रतिशोध का कार्य है, उक्त कार्रवाई को लागत के साथ खारिज करने के लिए उत्तरदायी होगा। सेक्शन 2 है, इसमें किसी भी व्यक्ति को एक अधिवक्ता के खिलाफ एक कष्टप्रद या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई शुरू करने के लिए मुआवजे के रूप में अदालत द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो राशि 1 लाख से कम नहीं होगी। सेक्शन 11 डेट मीन्स धारा 11 में है, एक लोक सेवक द्वारा विधि व्यवसाय से विशेष अधिकार संचार प्राप्त करने के मामले में जबरदस्ती के रूप में अनुमान। जब भी किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया सहित 1973 के अध्याय 12 के तहत जांच की शक्तियां या किसी अन्य कानून के तहत हिरासत, गिरफ्तारी और जांच की ऐसी अन्य शक्तियां या किसी कानून के तहत ऐसे कार्य करने के लिए अधिकृत पाया जाता है या उसकी जांच में विशेष अधिकार प्राप्त संचार या सामग्री का उपयोग करने के लिए पाया जाता है, जिससे एक बैरिस्टर, वकील या किसी अन्य कानूनी व्यवसाय से प्राप्त किया जा सकता है जो विधि के पेशे का अभ्यास कर रहा है, या माना जाएगा कि ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त संचार या सामग्री थी ऐसे लोक सेवक द्वारा जबरन प्राप्त किया गया है। हमारा सेक्शन 12 हमारे पास, अधिनियम किसी अन्य कानून के अपमान में नहीं। इस अधिनियम के प्रावधान इस समय लागू किसी अन्य कानूनों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, ना कि उनके अल्पीकरण में। धारा 13 है, सेक्शन 13 है, नियम बनाने की शक्ति। क्लॉज 1 के अंतर्गत है, केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। क्लॉज 2 है, इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखा जाएगा, जबकि यह कुल 30 दिन की अवधि के लिए सत्र में है, जो एक सत्र या 2 सत्र या अधिक में शामिल हो सकता है। लगातार सत्र और यदि सत्र के तुरंत बाद या पूर्वोक्त सत्रों के बाद एक के सत्र की समाप्ति से पहले दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत है या दोनों सदन सहमत है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके बाद प्रभावी होगा। केवल ऐसे संशोधित रूप में या बिना किसी प्रभाव के रूप के मामला हो सकता है। इसलिए हालांकि ऐसा कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। अब लास्ट सेक्शन इसमें जो दिया गया है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में, सेक्शन 14 है, अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का आवेदन। इस अधिनियम के अन्यथा प्रदान किए जाने वाले अलावा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 2 के प्रावधान जमानत और बांड
जमानत और बॉन्ड और अपील के प्रावधानों सहित न्यायालय के समक्ष कार्रवाई पर लागू होंगे। ये जो है अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2021 है और इसके अंतर्गत टोटल 14 सेक्शन है, सेक्शन 14 टोटल है इसमें। और इसके अंतर्गत जितने भी अधिवक्ता हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाएगा जब ये बिल जो है पास किया जाएगा सरकार के द्वारा। और फिर इसमें जो भी अपराधी ऐसे पाए जाएंगे उन्हें या तो कारावास किया जाएगा या तो फिर उनके ऊपर जो है फ़ाइन चार्ज किए जा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, और बहुत से ऐसे रिक्वेस्ट किए थे जो जिनको पता नहीं था इनके बारे में कि आखिर क्या इसके अंतर्गत जो है लिखा हुआ है और क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा एडवोकेट को। तो इस वीडियो को हर एक लॉ कैंडिडेट्स के पास, जो भी छात्र हैं या फिर जो भी एडवोकेट है, उन सभी के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आगे के नोटिफिकेशन है वो सारे आप तक पहुंच पाए। हमारे चैनल के ऊपर आपको लॉ वैकेंसी अपडेट भी मिल जाएगा और जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, रूल्स आते हैं, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए और किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूँगा मैसेज करने पर। तो उससे पहले सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।